प्रश्न नंबर 311, नीचे दिए गए ग्राफ में फसलों की बोनी, बोनी से अर्थ है यहाँ पर बुआई से, फसलों की बुआई के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इस प्रकार के ग्राफ आपको अमूमन मैथमेटिक्स में भी देखने को मिल जाते हैं और साइंस में भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो ग्राफ है यह सूचनाओं को दर्शाने का ग्राफ है। तो एक तरफ यहाँ पर हेक्टेयर में दिया गया है और एक तरफ यहाँ पर फसलें दी गई है, और ये मोटी मोटी जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं ये उनकी संख्या दिखा रही है। यहाँ पर संख्या नहीं दी गई है, इसलिए सबसे ज़्यादा और सबसे कम का अंदाजा तो आप इन ऊंची बिल्डिंगों से लगा ही सकते हैं। सबसे ऊपर आपको यहाँ लिखा है 2019 और यहाँ पर हेक्टेयर और यहाँ पर फसलें। तो फसलों में यदि देखें तो सबसे ऊंची बिल्डिंग किसकी है? गेहूं की। मतलब 2019 में सबसे ज़्यादा गेहूं की बोनी की गई, सबसे ज़्यादा गेहूं को बोया गया था, और सबसे कम बोई गई थी मक्का, और उससे ज़्यादा बोया गया था चावल 2019 में हेक्टेयर में। ठीक है, हेक्टेयर एक क्षेत्रफल की इकाई होती है। इसी प्रकार 2020 को यदि देखें तो यहाँ पर चावल सबसे ज़्यादा बोया गया, उसके बाद गेहूं और उससे कम फिर मक्का। ये 2020 का डाटा है। अब इसके आधार पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, आप बताइए कि दोनों वर्षों में किन दो फसलों की बोनी ज़्यादा की गई। तो दोनों वर्षों को देखें 2019 और 20, तो 19 में सबसे बड़ी बिल्डिंग हमारी गेहूं की है, तो यहाँ से गेहूं निकल के आ गया, और यहाँ पर सबसे बड़ी बिल्डिंग आपकी चावल की है, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्र चावल का रहेगा। तो यहाँ पर आपका गेहूं और यहाँ पर आपका चावल हो गया, और यही आपको आंसर में देखना है कि ये रहा आपका गेहूं और चावल, सर्वाधिक दोनों वर्षों में बोने जाने वाली फसल। अब प्रश्न नंबर 312, प्रश्न नंबर 312 में आपको अपने घर से विद्यालय तक जाने का नक्शा बनाना है। जब आप नक्शा बनाएंगे तो नक्शा बनाते समय आपको सड़क को दर्शाने वाले, आप स्वाभाविक सी बात है कि घर से विद्यालय जाएंगे तो सड़क तो होगी, सड़क को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का आप प्रयोग करेंगे, सड़क को किस चिन्ह के माध्यम से आप दर्शाएंगे। तो यहाँ पर 4 चिन्ह दिए गए हैं, एक ये, ए बी, और ये आपका सी है, और ये आपका यहाँ पर डी है। ये 4 चिन्ह हो गए। इन 4 चिन्हों में आपको सड़क को बताने वाला चिन्ह देखना है। ये वाला चिन्ह रेल को दिखाता है, ये वाला चिन्ह डॉक्टर के लिए बना है, अस्पतालों के बाहर आपको अमूमन ये देखने को मिल जाएगा। और यह एक प्रकार की दूसरी कोई इमारत को दर्शाने वाला चिन्ह है, और यहाँ पर यह जो है आपका सड़क को दर्शाने वाला चिन्ह है। तो ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी वाला। अब प्रश्न नंबर 313, नीचे दिए गए मानचित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले इस मानचित्र को, इस मैप को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको पहेली का घर लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब पहेली का ये घर है। यहाँ पर SBI मतलब यहाँ पर बैंक है, यहाँ पर अस्पताल है, और यहाँ पर लिखा हुआ शासकीय माध्यमिक शाला, और यहाँ पर लिखा हुआ है डाकघर। ठीक है, ये 4 आसपास चीज़ें बनी हुई है उसके, और यहाँ पर सेंटर में उस पहेली का घर है। अब प्रश्न ये है कि पहेली को अपनी सहेली को एक लेटर भेजना है, तो पहेली लेटर पोस्ट करने के लिए घर से डाकघर के लिए किस दिशा में जाएगी। तो यहाँ पर उसको दिशा दिखानी है, और किस लिए जाना है? लेटर पोस्ट करने के लिए। कुल मिलाकर उसे डाकघर आना है। तो यहाँ से किस दिशा में वो जाए कि डाकघर पहुँच जाए। तो आपको यहाँ तो दिख पा रहा होगा कि यहाँ से नीचे की तरफ आना है, लेकिन दिशाओं में यदि इस बात को हम समझें तो आपको दिशाएं इस प्रकार से ध्यान में रखना है। ये आपकी ईस्ट होती है, ये आपकी वेस्ट होती है, ये आपकी नॉर्थ होती है, और ये आपकी साउथ होती है। ठीक है, आप इसे यहाँ पर इस प्रकार से देख पा रहे हैं और देख सकते हैं। ये सेंटर है, ये आपकी ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। अब सभी क्वेश्चनों के आंसर आप आसानी से दे देंगे। तो अब आप बताइए कि यहाँ पहले का यदि घर है तो डाकघर यहाँ है, तो उसे इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ यहाँ पर आना है। मतलब वो कौन सी दिशा में चलेगी? वह चलेगी साउथ दिशा में, मतलब दक्षिण दिशा के या दक्षिण दिशा में उसे जाना होगा।
डाकघर जाने के लिए। और इसी तर्ज पर क्वेश्चन नंबर 314 भी है। पहेली के दादाजी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, तब पहेली को अपने दादाजी को अस्पताल ले जाना है, तो घर से किस दिशा में जाना होगा। अब आपको बताना है कि अस्पताल जाने के लिए कौन सी दिशा लेनी होगी। तो अस्पताल आपका यहाँ पर है, मतलब उसे इस डायरेक्शन में जाना होगा। और इस डायरेक्शन में जाने का अर्थ है कि उसे ईस्ट दिशा में जाना होगा। ईस्ट को हम कहते हैं पूर्व दिशा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ए वाला, पूर्व दिशा में उसे जाना होगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन आया है प्रश्न नंबर 315। पहेली के घर से उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है, पहेली के घर से उत्तर दिशा में क्या स्थित है, तो देखते हैं यहाँ पर यह पहेली का घर और ये आपकी यहाँ उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा में क्या स्थित है, ऊपर की तरफ ये उत्तर दिशा हो गई। तो उत्तर दिशा में उसको यहाँ पर स्कूल मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में स्कूल है या नहीं है। ये आपका रहा स्कूल, तो 315 का सही आंसर आ जाएगा स्कूल। अब नेक्स्ट इसी टाइप से क्वेश्चन है कि पहेली अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, तो उसे क्या मिलेगा, कौन सी जगह मिलेगी। तो आपको 316 नंबर के आंसर में देखते हैं, वह जो है यहाँ से किस दिशा के लिए कहा गया है, पश्चिम दिशा में जा रही है। तो यह आपकी हो गई पश्चिम दिशा। ठीक है, वेस्ट, यहाँ पर वेस्ट में पश्चिम। तो यहाँ पर आपको इस तरफ डायरेक्शन में आएगा तो यहाँ पर मिलेगा बैंक। ठीक है, यहाँ पर है बैंक, तो बैंक मिलेगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बैंक, डी वाला। अब इसी प्रकार से मानचित्र आधारित और भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए मानचित्र को ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपका मेघालय, असम, यहाँ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, यहाँ पर नीचे की तरफ है, यहाँ थोड़ा महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, ये जगहें दी गई है। ठीक है, मानचित्र देख लिया हमने, समझ लिया। और इसे अगर डायरेक्शन में देखें हम, तो ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है। अब दिए गए मानचित्र में कौन सा राज्य भारत के पश्चिम भाग में स्थित है, आपको पश्चिम भाग में बताना है कौन सी जगह है। तो हम यहाँ आपको अगेन नक्शा बना देते हैं, ये आप इस प्रकार से इसे देख सकते हैं। ये आपका ईस्ट पूर्व, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब आप बताइए इस प्रश्न के हिसाब से कि कौन सा राज्य भारत के पश्चिम में है, पश्चिम में कौन सा राज्य है। तो पश्चिम में आपको कौन सा राज्य दिखाई दे रहा है, लद्दाख, हिमालय, असम, मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है गुजरात और महाराष्ट्र, आपको इस तरफ डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सी वाला आंसर आ जाएगा। 318 में दिए गए मानचित्र में केरल राज्य भारत के किस भाग में स्थित है। तो भारत के साउथ में, भारत के साउथ में आपका केरल स्थित है। तो आप इसे कह सकते हैं दक्षिणी। ठीक है, तो 318 का हो गया यहाँ पर सही उत्तर, डी वाला, दक्षिणी। नेक्स्ट है 319। 2 बूंद जिंदगी की, यह स्लोगन किस रोग के इलाज के लिए जाना जाता है। तो 2 बूंद जिंदगी की जो स्लोगन है वह पोलियो अभियान के तहत स्लोगन दिया गया है, जिसमें पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। और यह एक इम्पोर्टेंट अभियान है जो अभी वर्तमान में भी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 320। नीचे दिए गए चित्र से किस प्राकृतिक संपदा के संरक्षण का संदेश मिलता है। यहाँ पर आपको एक हाथ और उसमें दीपक बना हुआ दिख रहा होगा, लेकिन ये दीपक नहीं है, ये जल की बूंद है। ये क्या है, जल की बूंद है, पानी की एक बूंद है। और उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्राकृतिक संपदा का संरक्षण का संदेश इससे मिल रहा है। तो जल के संरक्षण का यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है कि हर बूंद कीमती है और उसे बचाइए। ठीक है, अब आप आते हैं 321 नंबर पर।
प्रश्न नंबर 321 है, इस पोस्टर में, ये जो पोस्टर दिख रहा है इस पोस्टर को हमें पढ़ना भी है। पहले हम समझते हैं कि क्या करना है। दिए गए स्लोगन में ईंधन की बचत हेतु उपयुक्त उपाय बताया गया है। ईंधन मतलब फ्यूल की बचत के लिए क्या उपाय बताया गया है। तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं, मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए आपको बचाना है। कुछ लोग हम तो उपयोग कर लेंगे लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए शायद यह नहीं बचेगा यदि इसी प्रकार से इसका दोहन होता रहा, खर्च होता रहा तो। हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोकें तो इंजन बंद करें। अमूमन लोग चलती गाड़ी पर ही बात कर लेते हैं, लेकिन आपको यदि गाड़ी खड़ी करी है, बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको गाड़ी खड़ी करने के बाद उसे बंद कर दें और बात कर लें, फिर स्टार्ट कर लें। तो इस पोस्टर में आपको क्या बताया गया है। गाड़ी रोकने पर इंजन बंद रखें, यह बताया गया है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करें, यह बताया गया है। या फिर गाड़ी रोकने पर इंजन बंद रखें, यह बताया गया है। या फिर गाड़ी रोकने पर सीट बेल्ट लगा लें, यह बताया गया है। तो यहाँ पर सी आंसर इसका सही आंसर होगा कि वाहन या गाड़ी रोकने पर इंजन बंद रखें, क्योंकि आप खड़े हैं, गाड़ी चालू है, तो आपको तो कोई फर्क शायद नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन हर बूंद जो पेट्रोल डीजल के उपयोग हो रही है वो बेशकीमती है, वो भविष्य में किसी के काम आएगी। अब प्रश्न नंबर 322, इस पोस्टर में, उसी पोस्टर में दिए गए चित्र एवं स्लोगन में किस पदार्थ के संरक्षण या बचाने का संदेश दिया जा रहा है। तो यहाँ पर पेट्रोल की बात की जा रही है, क्योंकि गाड़ी पेट्रोल से ही चलती है। अब वापस से आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो पढ़ना है। प्रश्न नंबर 323 से 24 तक इससे हल होंगे। यहाँ पर सूखा कचरा और एक में गीला कचरा लिखा हुआ है। मेरा उपयोग करें, यह डस्टबिन नंबर 1 और डस्टबिन नंबर 2 यूज मी, इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से कचरे का समूह आप सूखा कचरा नंबर 1 नीले रंग वाले में डालेंगे। मतलब सूखे कचरे में आप क्या मानकर चलते हैं आपके घर की सामग्री में। कागज के टुकड़े, पेंसिल की छीलन और पॉलीथीन, क्या ये सूखे कचरे के अंतर्गत आते हैं। या फिर सब्जी, फल के छिलके, खराब ब्रेड, दूध, दही, ये अगर आपको फेंकना हो तो क्या आप सूखे कचरे के डिब्बे में इसे फेंकेंगे। या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान, रात का बचा खाना, ये सूखे कचरे में फेंकेंगे। या फिर पॉलीथीन, सब्जी, फल, कागज के टुकड़े, ये आप सूखे कचरे में फेंकेंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए वाला। कागज के जो टुकड़े, पेंसिल के छीलन, पॉलीथीन, ये सूखे कचरे के अंतर्गत आते हैं। और सब्जी के कारण यह गीला हो गया, रात का बचा खाना के कारण यह गीला हो गया, और यहाँ पर फल सब्जी के कारण यह अगेन गीला हो गया। तो यहाँ पर सभी चीज़ें सूखी हुई है, तो आप इसे ए का आंसर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 324, सब्जी व फल के छिलके आप डालेंगे। सब्जी और फल के छिलके, चूंकि ये गीले कचरे में आता है, तो आपका ये डस्टबिन नंबर 2 इसीलिए बनाया गया है। सूखा कचरा नंबर 1 नीले रंग वाले डिब्बे में, गीला कचरा नंबर 2 हरे रंग वाले डिब्बे में, और दोनों में से किसी भी रंग वाले डिब्बे में दोनों में ही नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर क्लियर है कि कचरा नंबर 2 का जो डब्बा है, 2 नंबर डब्बा जो कि गीले कचरे का है, उसमें आप इन सामानों को डालेंगे, क्योंकि ये सभी गीले सामान हैं। प्रश्न नंबर 325, नीचे दिए गए चित्रों की स्थिति में से कौन से चित्र की स्थिति कोरोना बीमारी से बचाव के प्रति जागरूकता के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर दोनों हाथ मिला रहे हैं और दोनों के मुंह पर मास्क है। ठीक है, और देखते हैं, यहाँ दोनों के मुंह पे मास्क है और दोनों हाथ भी नहीं मिला रहे हैं, दूर दूर खड़े हैं, सोशल डिस्टेंस है। एक में यहाँ पर डिस्टेंस तो है लेकिन 2 गज की डिस्टेंस है, 2 गज दूरी बहुत है जरूरी, इस प्रकार का स्लोगन कोरोना के दौरान दिया गया था। और दोनों ने मास्क भी पहने और ये कुछ ज़्यादा ही दूर खड़े हैं, लेकिन इसने मास्क यहाँ पर नहीं पहना है, इसलिए यह नहीं आएगा। ये दोनों
पास पास खड़े हैं, ज़्यादा दूर नहीं खड़े हैं, इसलिए यह भी नहीं आएगा। और इसमें दोनों ने मास्क पहना है लेकिन हाथ मिला रहे हैं, इसलिए यह भी नहीं आएगा। क्योंकि कोरोना के दौरान आपने देखा है कि आपको किसी से हाथ नहीं मिलाना है, दूर से ही बात करना है, और दूर से कितनी, 2 गज की डिस्टेंस से ही आपको बातें करना थी। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। प्रश्न नंबर 326, यदि समाज में लोगों द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को अलग अलग नज़र से देखा जाता है तो इसमें क्या बदलाव होना जरूरी है? नंबर 1, सभी कामों को बुरी नज़र से देखा जाना चाहिए, सभी कामों को अलग अलग देखा जाना चाहिए, या फिर सभी कामों को समान रूप से देखा जाना चाहिए, या फिर सभी कामों को असमान रूप से देखा जाना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन का अर्थ समानता से है कि समाज में लोग हैं और लोग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, तो अलग अलग नज़रिए से उनको देखा जाता है। तो इसमें क्या बदलाव होना चाहिए? तो काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, सभी कामों को समान रूप से देखा जाना चाहिए। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं, जब कार्य छोटा बड़ा नहीं तो उसे करने वाला भी छोटा बड़ा नहीं होता है। प्रश्न नंबर 327, क्रिकेट का खेल है केवल लड़कियों के लिए, केवल लड़कों के लिए, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, किसी एक के लिए भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लड़के और लड़कियां दोनों ही क्रिकेट खेलते हैं और खेल सकते हैं। प्रश्न नंबर 328, बूझो और पहेली दोनों भाई बहन के देर रात तक बाहर खेलने के बाद घर आने पर माँ बाप को दोनों को टोकना चाहिए, मतलब उनको कुछ बोलना चाहिए कि इतनी देर आप कहाँ थे, या केवल बूझो को ही टोकना चाहिए, या केवल पहेली को टोकना चाहिए, या दोनों को ही कुछ नहीं कहना चाहिए। तो आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा दोनों को टोकना चाहिए, पूछना चाहिए, और घर वाले पूछते भी होंगे कि आप इतनी देर तक कहाँ थे। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रश्न नंबर 328। इसी प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 329, आपके घर या स्कूल में बनाए जाने वाला कोई नियम केवल लड़कियों के लिए होना चाहिए, केवल लड़कों के लिए भी होना चाहिए, या दोनों के लिए होना चाहिए, या समान नियम नहीं होना चाहिए, या फिर समान नियम होना चाहिए। इस प्रकार से 4 बातें निकलकर इस प्रश्न में आती है। अब आपको बताना इन चारों बातों में से क्या सही है। तो आपका प्रश्न नंबर 329 का ये डी वाला जो आंसर है, दोनों के लिए एक समान नियम होना चाहिए। यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी बातें की जाए तो समान नियम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 330, यदि कोई आपको अनुचित ढंग से स्पर्श करे तो यह स्पर्श आपको अच्छा न लगे तो आप किसी को भी नहीं बताएंगे, स्वयं को इसका दोष देंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को बताएंगे जिस पर आप भरोसा करते हो, या चुपचाप इसे सहन करेंगे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आ जाएगा सी वाला, किसी ऐसे व्यक्ति को यह बात आप बताएंगे जिस पर आप भरोसा करते हैं। प्रश्न नंबर 331, यह कानून बच्चों को छेड़खानी, दुराचार जैसे मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह IMP है। ठीक है, तो आपको इस कानून का नाम पता होना चाहिए। वह कानून है पॉक्सो अधिनियम। ठीक है, पॉक्सो एक्ट भी उसे कहते हैं, पॉक्सो अधिनियम भी कहते हैं, और यह बच्चों की सुरक्षा के लिए इस प्रकार से अधिनियम, यह कानून बनाया गया है। प्रश्न नंबर 332, आपके पड़ोसी ने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया और उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। यह आपके घर की बात नहीं, आपके पड़ोसी की बात है। तो आप उन बुजुर्ग दंपत्ति की मदद कैसे करेंगे? ठीक है, आप उनकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं? आप उन्हें खाने पीने का सामान देंगे, आप उन्हें मानव अधिकार आयोग जाने की सलाह देंगे, आप उन्हें मानव अधिकार आयोग लेकर जाएंगे और शिकायत भी
दर्ज करेंगे या आप उन्हें वृद्धाश्रम तक छोड़ाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आप उन्हें, ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि मानव अधिकार ले जाएं और वहाँ पर उनकी शिकायत दर्ज करवाएं, क्योंकि मानव अधिकार कानून प्रत्येक मानव को समान अधिकार प्रदान करता है और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए मानव अधिकार आयोग बना हुआ है। तो वहाँ उनके कार्यालय में जाकर आप इस प्रकार की शिकायत दर्ज कराएं कि हमारे पड़ोसी ने उनके बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया है और संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया है। प्रश्न नंबर 333 से 34 तक उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखना है। ये चित्र ध्यान से देखिए आप। पहले तो क्या क्या दिया है, यहाँ कुछ व्यक्ति लेकर जा रहा है, यहाँ कुछ बाल्टी रखी हुई है, ये कुछ अंदर गटर टाइप से उसमें से निकल रहा है, ये उसका ढक्कन है, यहाँ बाहर लोग खड़े हैं, यहाँ कुछ बाल्टी में पड़ा हुआ है। अगर कोई भी यह काम ना करे तो सबसे अधिक क्या होगा? ठीक है, ये पहले तो आपको चित्र में पता करना है कि ये एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। ये लोग साफ सफाई कर रहे हैं, ये गटर का ढक्कन है, गटर के अंदर उतरकर ये लोग सफाई कर्मी सफाई का कार्य कर रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। तो कोई भी यह काम ना करे सफाई का तो क्या होगा आपको ये बताना है। चारों तरफ बदबू फैल जाएगी, चारों तरफ खुशबू फैल जाएगी, चारों तरफ संक्रमणकारी प्रदूषण फैल जाएगा या फिर चारों तरफ गंदगी फैलेगी। तो इसका सही आंसर है गंदगी तो फैलेगी ही, लेकिन गंदगी फैलने से क्या होगा? संक्रमणकारी प्रदूषण फैलेगा, संक्रमण फैलेगा, जिसके कारण से कई बीमारियां एक दूसरे में फैल जाएगी और लोग बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। गंदगी फैलना कोई बड़ी बात नहीं है, गंदगी फैलने के बाद उससे होने वाली बीमारियां और उनसे आने वाली परेशानियां वो ज़्यादा बड़ी बात है। तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन का ध्यान रखना है। 334 चित्र में किया जाने वाला काम सफाई करने वालों को कैसा लगता होगा? बड़े ही ईमानदारी से आपको यह आंसर देना है। काम बहुत अच्छा लगता होगा, काम बहुत बुरा लगता होगा, काम करना अपनी जिम्मेदारी लगती होगी उन्हें, काम में रुचि रहती होगी। तो यहाँ पर ये काम वे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, पूरी जवाबदारी के साथ करते हैं, तो उन्हें ऐसा करना उनकी जवाबदारी लगती है। आप भी कहीं पर गए और आपने चाय पी और डिस्पोजल, मान लीजिए किसी होटल में, तो आसपास आप देखेंगे कि कहीं कूड़ादान पड़ा हो, रखा हो, तो उसमें हम ये डिस्पोजल डाल दें ताकि रोड पर यह डिस्पोजल फेंकने में ना आए और किसी के पैर में ना आए और गंदगी ना फैले। तो इस प्रकार से हम भी हमारे घरों में आसपास ध्यान रखते हैं, तो हमें लगता है कि ये हमारी जवाबदारी, इसी प्रकार से उनकी भी ये जवाबदारी मानकर इस काम को करते हैं। प्रश्न नंबर 335 ईंधन की बचत के लिए हमें, ईंधन से वही मतलब है फ्यूल से अर्थ है, के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी कार से जाना चाहिए तो क्या बचत हो जाएगी? हवाई जहाज से जाना चाहिए तो क्या बचत हो जाएगी? अपनी मोटरसाइकिल से जाना चाहिए तो क्या बचत हो पाएगी? या सामूहिक वाहन का प्रयोग करना चाहिए? तो सामूहिक वाहन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सामूहिक वाहन में ज़्यादा से ज़्यादा, हवाई जहाज में 150 लोग सफ़र कर लेंगे, अपनी कार से आप 4 लोग चले जाएंगे, ठीक है, और मोटरसाइकिल से आप 2 लोग चले जाएंगे। लेकिन सामूहिक वाहन बस वगैरह जो होती है उसमें 100-200 लोग, 150 लोग इकट्ठे साथ में जा सकते हैं, और यहाँ हवाई जहाज का किराया बहुत ही महंगा होता है और सभी लोग इससे नहीं जा सकते और बहुत ही कॉस्टली ये पड़ता है। और सामूहिक वाहन आपका सस्ता पड़ता है, उससे आप सफ़र यदि करेंगे तो कम खर्च में डीजल की बचत भी होगी, आपकी बचत भी होगी और भारत देश की भी बचत हो पाएगी, ईंधन की भी बचत होगी। प्रश्न नंबर 336 यदि कोई कंपनी तुम्हें लोगों के लिए एक नया वाहन जैसे मिनी बस का डिजाइन करने का मौका दे, आपसे कहे कि आप मिनी बस का डिजाइन करिए, ठीक है, एक बस बनाइए, तो पर्यावरण की सुरक्षा है तो किस ईंधन का उपयोग करने वाले वाहन का डिज़ाइन करेंगे? तो आप उसके इंजन का जब डिज़ाइन करेंगे तो आप
क्या उसे पेट्रोल से चलने वाले बनाएंगे, क्या आप उसे डीजल से चलने वाला बनाएंगे, क्या आप उसे सीएनजी से चलने वाली गाड़ी बनाएंगे, या फिर आप उसे मिट्टी के तेल से चलने वाली, जिसे आप केरोसिन कहते हैं, उससे चलने वाली बनाएंगे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो यहाँ पर सीएनजी का उपयोग बहुतायत में करना चाहिए और लोग कर भी रहे हैं, और यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर है, आपकी जेब के लिए भी बेहतर है, और गवर्नमेंट के लिए भी बेहतर है, साथ में आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहतर होगा। तो आप सीएनजी का ज़्यादा यूज़ करेंगे और सीएनजी का वाहन डिज़ाइन करेंगे। प्रश्न नंबर 337, जब आप किसी मुसीबत या आपदा में हैं तब किन संस्थानों की जरूरत पड़ सकती है? तो आप यदि मुसीबत में हैं, कोई परेशानी में हैं, कोई आपदा में हैं, कोई प्रॉब्लम में हैं, तब आप किन संस्थानों के पास जाएंगे, किन की ज़रूरत आपको पड़ सकती है? उनके यहाँ पर पेयर बने हुए हैं, आपको इसमें सही आंसर छांटकर निशान लगाना है। डाकघर, स्कूल, ग्राम पंचायत। क्या आप किसी समस्या में जाते हैं क्या? नहीं, स्कूल तो हंसी खुशी जाते हैं। मंदिर, वेयर हाउस, बैंक, ये भी हम हंसी खुशी जाते हैं। धर्मशाला, चिड़ियाघर, एम्बुलेंस, तो चिड़ियाघर तो घूमने जाते हैं, धर्मशाला में सोने जाते हैं, एम्बुलेंस की इमरजेंसी में ज़रूरत लगती है। दमकल केंद्र, नज़दीकी अस्पताल या पुलिस थाना, यहाँ पर आप हमेशा इमरजेंसी में ही जाते हैं, जब आपके ऊपर कोई आपदा, परेशानी, प्रॉब्लम, दिक्कत आ जाती है तब। प्रश्न नंबर 338 से 341 तक उत्तर देने के लिए दी गई भूकंप की रिपोर्ट दी गई, भूकंप नहीं है, भूकंप है यहाँ पर, ठीक है, की रिपोर्ट दी गई है, उनकी जानकारियों का उपयोग करना है। अहमदाबाद, 26 जनवरी 2001 सुबह सुबह आए भूकंप से अहमदाबाद शहर की 150 इमारतें ढह गई। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले गए। कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए हैं। बचाव एवं राहत कार्यों के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है। यह बात बिल्कुल रियल है। 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था गुजरात के अंदर, ठीक है। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैंने वह भूकंप देखा है, महसूस किया है, तो मुझे यह घटना बिल्कुल आंखों के सामने आ गई है इसे पढ़ने के बाद में। तो यहाँ पर इसको पढ़ के आपको उत्तर देना है। सेना के जवानों को बुलाया गया, किस काम के लिए बुलाया गया? सीमा पर युद्ध करने के लिए, बाढ़ में बहे लोगों को बचाने के लिए, इमारतों को देखने के लिए, बचाव एवं राहत कार्य के लिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी वाला, बचाव एवं राहत कार्यों के लिए। जब हम थोड़ा सा और डिटेल में इसे समझेंगे, आगे क्वेश्चन मिलेंगे कि भूकंप क्यों आता है, उसका कारण जानेंगे। फोरे तौर पे आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार से हमारी धरती होती है और धरती के नीचे इस प्रकार से यहाँ पर चट्टानें बड़ी बड़ी लगी हुई होती है, प्लेट्स होती है। तो इन प्लेट्स में यहाँ पर मान लीजिए कहीं कोई प्लेट खसक गई, तो इसके कारण से यहाँ पर आपके ऊपर धरती पर उथल पुथल हो जाती है, थोड़ी सी हिल जाती है, और आपकी जो बड़ी बड़ी ऐसी बिल्डिंगें बनी हैं, ये बिल्डिंगें कहीं ना कहीं धराशायी हो जाती है इस हिलने के कारण धरती के, और भूकंप आता है। तो सेना को बचाव एवं राहत कार्य के लिए बुलाया गया था। प्रश्न नंबर 339, भूकंप आने पर क्या नहीं हुआ होगा? लोगों के घर ढह गए, ऐसा नहीं हुआ। अस्पतालों को नुकसान नहीं पहुंचा, बहुत सारे लोग घायल हो गए, क्या ऐसा नहीं हुआ? या शहर मलबे का ढेर बन गया, ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक चीज आपको नहीं में दी है, अस्पताल को नुकसान नहीं पहुंचा, यह गलत है। क्या नहीं हुआ होगा? ठीक है, नहीं हुआ होगा, तो अस्पताल को नुकसान तो हुआ होगा, तो यह आंसर इसका सही है, जो इसने नकारात्मक भाव में आपको दिया है। बाकी लोगों के घर ढह गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए, शहर मलबे का ढेर बन गया, ये सब तो हुआ है। लेकिन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर नहीं में फिर नहीं शब्द का उपयोग कर लिया, तो यहाँ पर यह आपका बी वाला आ जाएगा। 340,
बाढ़ या भूकंप के समय जब लोग बेघर हो उन्हें कौन से समूह के सामान की आवश्यकता होगी। जब लोग इस प्रकार से भूकंप आ गया, लोग बेघर हो गए, उनके घर गिर गए हैं, उस समय कौन कौन से सामान की उनका आवश्यकता होगी, आपको सही समूह का चयन यहाँ पर करना है। घर, खिलौने, खिलौने क्या करेगा भाई, उसका तो घर ही गिर गया है, खिलौनों को क्या खाएगा, क्या हुआ। फिर फल, कपड़े, दरी, मंदिर, यहाँ पर मंदिर का क्या काम है, ठीक है, फल, कपड़े, दरी आप दे सकते हैं। अस्पताल, सब्जी, जूस, बिस्तर, ठीक है, तो अस्पताल, सब्जी, अब सब्जी को क्या करेगा, वो सब्जी बनाने के लिए सामने वाले के पास गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए, वो तो है नहीं उसके पास, इस कारण से ये भी कैंसिल, एक कोई कारण रहेगा, आपको ध्यान से देखना है। खाने पीने का सामान चाहिएगा, कपड़े, दवाइयाँ और कैंप चाहिए रहने के लिए। कैंप हो गए, दवाइयाँ जो उन्हें क्षति हुई है शारीरिक रूप से उसको सुधार के लिए, कपड़े पहनने के लिए और खाने पीने का सामान उनको जीवन यापन के लिए, तो ये चीज़ें उन्हें चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसके वजह से कट गया, यहाँ इसकी वजह से कट गया ये वाला ऑप्शन, और यहाँ पर एक और देख लेते हैं, खिलौने की वजह से यह कट गया, घर तो बचे ही नहीं, ठीक। चलो, इस प्रकार से आपको सही तरीके से तर्क लगा के क्वेश्चन का सही आंसर देना है, और जो ऐसा करते हैं वही सक्सेस भी परीक्षा में होते हैं। अब प्रश्न नंबर 341, घायल लोग, डूबे घर, जवानों के बहते शरीर, ठीक, सॉरी, जानवरों के बहते शरीर, नदी का पानी, लोगों के शव और दुखी लोग, यह शब्द किस प्राकृतिक आपदा की ओर संकेत कर रहे हैं। कौन सी प्राकृतिक आपदा आ जाए तब इस प्रकार के शब्द उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बाढ़ वाली आपदा में किया जाता है। दुखी हो जाते हैं लोग, नदी में पानी, लोगों का शव तैरता हुआ पानी में मिल जाता है, जानवरों के बहते शरीर भी, आपको जानवर भी बहते हुए, मरे हुए जानवर भी नदी में बहते मिल जाएंगे, घायल लोग मिल जाएंगे, डूबे हुए घर मिल जाएंगे। ऐसा भूकंप में नहीं होता, क्योंकि भूकंप में धरती हिलती लेकिन पानी नहीं आता, तूफान के अंदर हवा चलती है, ठीक है, चक्रवात के अंदर ऐसा नहीं होता, इसमें भी हवा चलती है, और बाढ़ के अंदर इस प्रकार की हालत हो जाती है, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। अब प्रश्न नंबर 342, यदि आपके गांव या शहर में आग लग जाती है तो आप क्या करेंगे। आग लगने पर आपको एक वर्ड याद रखना है, दमकल केंद्र। दमकल केंद्र, और इसको दमकल गाड़ी के लिए जाना जाता है, और दमकल गाड़ी जो होती है उसे फायर ब्रिगेड भी कहते हैं। वो जोर की घंटी बजाती हुई, सायरन बजाती हुई आग लगने पर आपके गांव शहर से दंदनाती हुई निकलती है, उस गाड़ी को दमकल गाड़ी कहते हैं, और जहां पर वह गाड़ी खड़ी होती है उसको दमकल केंद्र कहा जाता है। तो आप दमकल केंद्र को सूचित करेंगे, क्योंकि आग लगी है, ठीक है, आग लगी है तो आप दमकल गाड़ी को सूचित करेंगे। ये ऑप्शन इसके सही नहीं है। तो इस प्रकार से आपका आज प्रश्न नंबर 342 तक का कंप्लीट होता है।